तो जो भी बच्चे अब तक स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़े हैं, इसके बाद आपको वही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। मैंने वीडियो डाली हुई है, वहां से जाकर पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नीट 2026 में गैमेटोजेनेसिस से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको मेरे हैंडरिटन नोट साथ ही साथ पीडीएफ सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि सेकेंडरी ऊसाइट वाली स्टेज पर, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज भी सोल्व करवाने वाली हूं। सेकंड है ये अरेस्ट हो गई थी मेटाफेज ऑफ एज बढ़ने के साथ फीमेल्स में प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी क्यों आती है? क्या ये कोई हार्मोनल इशू है या फिर सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस? इसी को समझते हैं oogenesis से। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुदीक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं oogenesis के बारे में। तो oogenesis एक पार्ट है गैमेटोजेनेसिस का। दूसरा पार्ट क्या था फिर? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो भी बच्चे अब तक स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़े हैं, इसके बाद आपको वही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। मैंने वीडियो डाली हुई है, वहां से जाकर पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि नीट 2026 में गैमेटोजेनेसिस से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो और नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेरे हैंडरिटन नोट साथ ही साथ पीडीएफ सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज भी सोल्व करवाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक oogenesis। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि हमने गैमेटोजेनेसिस में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से देख ली थी, oogenesis से रिलेटेड भी। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दो टाइप पढ़े थे, याद है? और oogenesis। आज का टॉपिक हमारा oogenesis है। तो oogenesis का सिंपल सा मतलब फीमेल में ओवम का बनना, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। आगे का सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। oogenesis में हम देखेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली थी लास्ट लेक्चर में, और वो क्या थी बताओ जरा एक बार। तो oogenesis फीमेल में कौन से पार्ट में होने वाला है बताओ जल्दी से? इन ओवरीज। पहली बात तो ये फीमेल में होगा, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप सबको पता है। फीमेल में ओवरीज के अंदर, लेकिन ओवरीज में कहाँ? हाँ, मेल्स में टेस्टिस था आंसर, पर टेस्टिस में पर्टिकुलर आंसर था ना हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसे ही ओवरीज में कहाँ? ओवरीज में ये होगा फोलिकल्स के अंदर, फोलिकल्स ऑफ ओवरीज, ठीक है। और ये कब शुरू होगा फीमेल में प्रोसेस? मेल्स में हमने देखा था प्यूबर्टी पे शुरू होने वाला है, लेकिन फीमेल्स में कब होगा? कब बताया है मैंने लास्ट क्लास में? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो लास्ट लेक्चर में देख ली थी, ठीक है। अब मुझे, हमने जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्या क्या 3 पार्ट थे पता ना जरा? 3 फेजेस थे। जो बच्चे लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं उनको याद आ चुका होगा। 3 फेजेस में पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा था बच्चों ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज। ऐसे ही oogenesis भी हमारा 3 पार्ट में होगा। क्या क्या? द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन, द सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, and the third one is what? Maturation phase, ठीक है। तो इन 3 फेज के बेसिस पर हम आगे oogenesis को पढ़ने वाले हैं। आगे अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक oogenesis। जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक सिंगल सेल रेस्पॉन्सिबल थी जिसने पूरा प्रोसेस शुरू करवाया था, और वो क्या थी? स्पर्मेटोगोनियम। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर उस सेल का नाम है oogonia, ठीक है। oogonia, ये oogonia ओवरी के अंदर कहाँ प्रेजेंट है? फोलिकल्स में। oogonia एक सिंपल सी सेल है, उसने आगे मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया है,
लेकिन ये फेज अभी भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फीमेल्स में कब स्टार्ट हो चुका है, ये पूरा काम कब हो रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस बात का मतलब क्या हुआ, जब मदर के अंदर फीमेल बॉडी बनने वाली होती है, जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, उसी टाइम पर ये फेज स्टार्ट हो जाता है ना। कितनी चौंकाने वाली बात, कितना डिफरेंट सा है कुछ, ठीक है। तो ये oogonia, इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, देखो हमारी बॉडी में सिर्फ गैमेट्स के क्रोमोसोम नंबर होते हैं n, और वो कितना है, कितना 23। बाकी जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स है उनके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 2n, मतलब 46। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर इज 46, लेकिन वो 46 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 44 प्लस XX, करेक्ट है। अब इस oogonia ने अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया है, तो इसने शुरू कर दिया है अपना मल्टीप्लिकेशन। आओ देखो, चलो भाई, इसने अब एक और अपनी जैसी नई सेल बना दी। इस फेज को मैं मल्टीप्लिकेशन फेज लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बट वो जो मल्टीप्लिकेशन फेज है वो सेल साइकिल का कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस के माइटोसिस, वो होगा माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। तो यहाँ पर भी हमको क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं करने हैं, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, और इस फेज को मैं बोल सकती हूँ, इस डिवीजन को मैं बोल सकती हूँ माइटोसिस, ठीक है। तो वापस से एक और सेल बन गई, ऐसी कुछ देखो बनेंगी और भी सेल्स, बट हम एक सेल की जर्नी दिखा रहे हैं। तो कितना है इसका क्रोमोसोम नंबर भी 44 प्लस XX, इसको भी हम बोलेंगे oogonia, करेक्ट है। और मैंने बोला था इस फेज को मैं बोल सकती हूं, कौन सा फेज भाई, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये जो oogonia बनकर मेरे पास आई है, इसको अपनी ग्रोथ करनी है, इसको अपना साइज बड़ा करना है। तो नेक्स्ट फेज इज बहुत सिंपल, ग्रोथ फेज, ठीक है। अब जो नई सेल बनकर आई है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, क्या उसने कोई डिवीजन किया, नहीं किया, तो क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम है, और वो कितना है, वही 46। समझ आया। अब मैं इस सेल को क्या नाम दे सकती हूँ, oogonia अब तक था, अब हम इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। तो लिखो जरा साथ में लिखो मेरे, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte आ गई। तो इस फेज का नाम दे देते हैं, वैसे तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ये हो गया हमारा ग्रोथ फेज। चलो अब इस प्राइमरी oocyte को आगे करना है, फिर से मल्टीप्लिकेशन, सेल डिवीजन करना है। पहले माइटोसिस किया था, अब होगा मियोसिस। तो इसने मियोसिस शुरू कर दिया, अगले फेज पर आओ, देखो जरा, इसने मियोसिस शुरू किया, लिख भी देते हैं, चलो मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही इसने मियोसिस फर्स्ट शुरू किया, आप सेल डिवीजन में पढ़ चुके हो, मियोसिस के कुछ फेजेस होंगे, लेकिन ये मियोसिस यहीं पर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, आगे देखेंगे। तो यहीं पर ये प्रोसेस स्टॉप हो चुका है, तो इस बात को हाईलाइट करके अच्छे से लिखनी है, ठीक है। यहीं पर ये पूरा प्रोसेस रुक गया। तो अब मैं और क्या लिख सकती हूँ मियोसिस के साथ, ये जो हमारा मियोसिस फेज है ये रुक चुका है, तो इसको लिखेंगे अरेस्टेड एट मियोसिस के भी कौन से फेज पर रुक जाता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज का भी अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो इसके डिप्लोटीन स्टेज पर, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। तो ये जब यहां पर रुका, आगे का प्रोसेस तो नहीं हुआ, आगे की सेल डेवलप नहीं हुई, इसी के साथ फीमेल बर्थ लेती है। तो अब जब बच्चे का बर्थ हो रहा है इसी स्टेज पर हो रहा है,
इस बात को अच्छे से नोटिस करेंगे, याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फीमेल का हो गया है बर्थ। चलो यहाँ हुआ है बर्थ, फीमेल का बर्थ हुआ, चाइल्डहुड बीता, कुछ साल बीते, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आगे भी देखो जरा, फिर क्या हुआ, चाइल्डहुड आया। चलो भाई ये आ गया चाइल्डहुड, लिखो इसको भी। इसके बाद आया है अडल्ट फेज, मतलब प्यूबर्टी आई है। अब आई है प्यूबर्टी एट प्यूबर्टी आने पर ये जो रुका हुआ फेज था अब वापस से रीस्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि जब फीमेल्स बर्थ लेती है कौन से फेज के साथ लेती है, बताना जरा। जब फीमेल चाइल्ड बर्थ होता है उसका कौन से फेज के साथ बर्थ होगा, कौन से, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, इसी के साथ। और कौन सी सेल के साथ बर्थ होगा, प्राइमरी oocyte। समझ आया इतना। अब इस प्राइमरी oocyte ने आगे का डेवलपमेंट शुरू किया है, आगे इसने बना लिया अब 2 सेल। ठीक है, क्योंकि मियोसिस 1 है तो मियोसिस 1 तो आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे मेरे बच्चों। लिखो आगे, तो कितने हो गए क्रोमोसोम नंबर, 44 नहीं 22 प्लस x, और इधर कितना हो गया, देखो होगा सेम, पर मैं सेल का साइज छोटा बनाऊंगी जानकर। यहाँ पर भी 22 प्लस x ही होगा। ठीक है, इस सेल का नाम पर ध्यान दो जरा, इस सेल का नाम होगा ये होगी हमारी सेकेंडरी oocyte। लेकिन इसका नाम कुछ अलग है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ आया इतना, कोई कंफ्यूजन। हमने क्या देखा है, फीमेल्स के अंदर सबसे पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा फेज हो रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस बात को भी एड ऑन कर लेते हैं साथ में, ये पूरा फेज हुआ है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको फीटल डेवलपमेंट वाला टाइम लिख सकती हूँ, तो ये हो गया हमारा फीटल वाला फेज। ठीक है, जब फीटस है बेबी, अभी बेबी बना भी नहीं है। ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ, हमारा मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ। मल्टीप्लिकेशन में ओगोनियम मल्टीप्लाई करी, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। उसके बाद उसका फाइनली ग्रोथ हुई, अभी भी हमने उसको ओगोनियम ही बोला है। फिर उसने अपना आगे ग्रोथ करने के बाद प्राइमरी oocyte बनाया, और प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 शुरू किया, लेकिन शुरू करने के बाद वो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 की स्टेज पर जाकर रुक गई। अब बच्चे का बर्थ हुआ, अब फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, चाइल्डहुड बीता, प्यूबर्टी आई। सोच रहे हो कितने सालों का गैप है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की बात है, सालों तक, 10-12 साल तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये प्राइमरी oocyte फीमेल बॉडी में ऐसे ही पड़ी रहने वाली है। समझ आया, ये जितने भी हम सेल्स के नाम पढ़ रहे हैं ये सब किसके अंदर है, फॉलिकल्स के अंदर है। और फॉलिकल्स कहाँ है, फॉलिकल्स ओवरी के अंदर है। समझ आया अच्छे से। अब ये प्राइमरी oocyte आगे प्यूबर्टी आने के बाद दोबारा अपनी ग्रोथ करेगी और बनाएगी सेकेंडरी oocyte। करेक्ट है। चलो, इसने भी अपना डिवीजन शुरू किया, इसने अपना आगे का डिवीजन शुरू कर दिया। देखो फिर कैसे किया, इसने शुरू कर दिया, मियोसिस 1 ही हुआ था ना, मियोसिस 2 तो बाकी है। इसने शुरू किया मियोसिस 2, मियोसिस 2। लेकिन इस मियोसिस 2 की भी एक खासियत है, ये फिर रुक जाएगा, ये फिर से रुक गया। ठीक है, अब ये जो मियोसिस 2 रुका है ये कौन सी स्टेज पर जाकर रुक गया, मेटाफेज 2। ठीक है, वो रुका था प्रोफेज 1 पर, ये रुकने वाला है अरेस्टेड एट
अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। समझ आया? अब ये वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं? वापस से देखो, पहले इन्होंने प्यूबर्टी आने का वेट किया, अब ये वेट कर रहे हैं स्पर्म की एंट्री का। तो यहां पर जब तक स्पर्म एंट्री नहीं होगी फीमेल बॉडी के अंदर, तब तक ये सेकेंडरी oocyte आगे अपना डिवीजन फर्दर नहीं करेगा। जैसे ही स्पर्म सेल्स की एंट्री हुई, इसने अपना आगे का डिवीजन वापस से शुरू कर दिया और इस सेकेंडरी oocyte ने क्या बना दिया है? अब इसको क्या बोलेंगे? ओवम बना दिया है। तो इसने बना दिया है ओवम। क्रोमोसोम नंबर उसमें 22+X ही है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओवम। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। ये लो भाई, बन गई सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये बनकर आ गई है हमारी ओवम वाली सेल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी बनी ही क्यों है? क्या नीड है इसकी बनने की? हाँ, जरूरत ही क्या है इसकी? तो ये बनी है सिंपल न्यूक्लियर डिवीजन के लिए, ताकि क्रोमोसोम नंबर डिवाइड हो सके। ठीक है भाई, हमको क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स में तो कितने चाहिए? n ही चाहिए ना, 23 चाहिए, मतलब हाफ चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन पे वो क्रोमोसोम नंबर वापस से 2n बनेंगे। ठीक है, वापस से 46 होंगे। उसके लिए यहाँ पर n होना जरूरी है, इसीलिए ये पोलर बॉडी बनी है, ताकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो सके। ठीक है, और इन्होंने अपना मैक्सिमम साइटोप्लाज्म किसको दे दिया है? मेन इस सेल को दे दिया, जो कि सेकेंडरी oocyte है। समझ आ रहा है? ऐसे ही सेम यहाँ पर भी मैक्सिमम साइटोप्लाज्म तो दे दिया है ओवम को। क्यों? क्योंकि उसको जाके करनी है आगे ग्रोथ। स्पर्म सेल्स तो ऐसे छोटे छोटे से थे, उनको तो सिर्फ मोटिलिटी करनी थी, लेकिन इस ओवम को तो ग्रोथ करनी है ना, आगे जाके फीटस बनाना है। इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, और मैक्सिमम सेल का कंटेंट, सेल का साइटोप्लाज्म दे दिया जाता है सेकेंडरी oocyte और ओवम की सेल्स को। ठीक है, इसमें याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? क्या क्या जरूरी चीजें थी, बताएंगे जरा? क्या याद रखने वाली बात है? ये जो मियोसिस 1 है, ये रुक गई थी, अरेस्ट हो गई थी। कौन से फेज पर? फेज पर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। और ये जो मियोसिस सेकंड है, ये अरेस्ट हो गई थी मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों। ठीक है, साथ ही साथ हमने जो फेजेस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर ग्रोथ हुई, और ये पूरा चल रहा है कौन सा फेज? कौन सा फेज है ये बच्चों? ये हो गया हमारा मैच्योरेशन फेज। इधर मैं इसको लिख देती हूं, अरे एक सेकेंड, हाँ इधर मैं इसको लिख देती हूं। ये हो गया हमारा मैच्योरेशन फेज। समझ आया? साथ ही साथ ये था हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला टाइम। ठीक है, इसके बाद ये बर्थ हुआ, यहाँ चाइल्डहुड आया, और लास्ट में क्या हुआ है? ये आ गया हमारा कौन सा फेज? रिप्रोडक्टिव फेज, या फिर अडल्टहुड आ गया है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ रिप्रोडक्टिव फेज। समझ आया अच्छे से आप सबको? इस तरह से हमारा पूरा oogenesis कंप्लीट हुआ है। कितनी जगह पर ये रुका था, कितनी जगह पर स्टॉप हुआ था? एक मियोसिस 1 पर, दूसरा मियोसिस सेकंड पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो जो इसकी लिमिटेशन है, हमको देखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट कितने oogoनियम है, आगे कितने रह गए, फिर उनमें से कितने oocyte बने, और कितने आगे जाकर ओवम बनाने वाले हैं। तो वो चीजें देखने के लिए आओ जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे।
तो डेवलपमेंट के टाइम पर, या फिर मैं लिखती हूँ एम्ब्रियोनिक वाले फेज में फीमेल के पास कितने oogoनियम होते हैं? लगभग 5 to 6 लाख। जब फीमेल का बर्थ होता है तो कितने रह जाते हैं? ये रह जाते हैं सिर्फ 1.2 लाख के आसपास। जब उसका अडल्टहुड आता है या रिप्रोडक्टिव फेज आती है या प्यूबर्टी आती है, कितने रहते हैं? सिर्फ 60 to 80,000, 80K। बाकी सब जो भी खत्म हो जा रहे हैं वो डिजेनरेट हो गए, ठीक है, वो खत्म हो गए। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो डिजेनरेट हो चुके हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अट्रेसिया। ठीक है, याद रहेगी ये बात। डिजेनरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो बर्थ हुआ है 1.2 लाख के आसपास, तो इतने प्राइमरी oocyte, अब तो मैं पर्टिकुलर नाम ले सकती हूँ ना, तो इतने प्राइमरी oocyte के साथ तो फीमेल का बर्थ हुआ, लेकिन इसमें से कुछ ही आगे जाकर प्यूबर्टी तक बचे, बाकी डिजेनरेट हो गए। अब जो प्यूबर्टी तक बचे हैं वो आगे जाके ओवम बनाने वाले हैं। अब उसका नंबर देखते हैं। एक अगर फीमेल के मैं रिप्रोडक्टिव फेज की बात करूं तो हम बात करेंगे उसके मेनार्क से लेकर मीनोपॉज तक। अब मैम ये क्या बोल दिया? अगला टॉपिक है उसमें हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेनार्क मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग, ठीक है, यहां से उसके मेनोपॉज मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, मेनोपॉज। इसके बीच का जो भी फेज आया हमारे पास वो पूरा कहलाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। सिंपल। तो मेनार्क कब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल में? लगभग 11 से 12 साल के आसपास। और खत्म कितने साल तक होती है? लगभग 51 to 52 मान लेते हैं, ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो लगभग बीच के साल कितने हुए? 40 इयर्स। तो ये जो बीच के टाइम है यही है फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज। जबकि मेल्स में थ्रू आउट द लाइफ मतलब 70-80 साल तक स्पर्म फॉर्मेशन चलता रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये कितना है? सिर्फ हाफ के आसपास है, 40 इयर्स है। इस 40 इयर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें कितने ओवम बनने चाहिए? 40 इंटू एक साल में 12 महीने इंटू 12, लगभग कितना? 480। अप्रोक्सीमेटली मैं कितना बोल सकती हूँ? 500 ओवम फीमेल में बनने चाहिए। ये जो 500 ओवम बने हैं तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव फेज के हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन है मेरा, नीट में क्वेश्चन आया भी है, अगर फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई, मान लो फीमेल ने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होने के बाद कितने ओवम आगे बनने नहीं वाले हैं? कितने का बनना फॉर्मेशन आगे रुक जाएगा? सोच के बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। अगर एक प्रेगनेंसी हो जाती है तो 9 मंथ का तो जेस्टेशन पीरियड है, उतना टाइम तो बनेगा ही नहीं, तो 9 महीने तो वो हो गए, प्लस 9 ओवम नहीं बने, साथ ही साथ आगे का जो लैक्टेशनल पीरियड है 6 महीने, और उस टाइम पर भी कोई ओवम फॉर्मेशन नहीं होता है, तो 6 महीने लगभग वो रहेंगे। कितना बन रहा है ये? 15, ठीक है। तो अब हम इस 500 में से लगभग 15 घटा देंगे, तो वो एक प्रेगनेंसी के वजह से पूरा जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें ओवम इतने नहीं बनने वाले हैं। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी हो गई तो 9 + 6 फिर से कर देंगे, फिर उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब हो चुका है पूरा oogenesis के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू। ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, देखेंगे जरा। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन फेज देख लिया है जहां पर oogoनियम ने आगे oogoनियम बनाई है मल्टीप्लाई करके माइटोसिस के थ्रू, फिर उसकी ग्रोथ हुई है तो उसने बनाया प्राइमरी oocyte। ग्रोथ के बाद उसने, अच्छा आपको ये पीडीएफ भी देना है तो थोड़ा सा इसको हल्का मार्किंग करते हैं, ठीक है। ग्रोथ के बाद उसने आगे सेकेंडरी oocyte बनाया। ये जो प्राइमरी oocyte है ये
रुक चुका है, अरेस्टेड है। इसमें लिखा नहीं है, आगे लिखा हुआ है ये। आगे अभी सिर्फ यहाँ पर फेजेस दिखाए हैं, आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। फिर आगे जाके इससे बनने वाला है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से फाइनली ओवम। लेकिन जैसा कि हमने बोला था, बर्थ के बाद एक तो ये बर्थ से पहले रुक जाएगा, तो पोज हो जाएगा अरेस्टेड एट मियोटिक डिवीजन, प्राइमरी oocyte एंटर प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में ये टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। ये कहानी बर्थ से पहले की है, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पोज होगा। फिर बर्थ हुआ, चाइल्डहुड ऐसे ही बीता, ये गलत है, चाइल्डहुड ऐसे ही बीता। चाइल्डहुड के बाद आया हमारा प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी पे वापस से प्रोसेस बचा हुआ शुरू तो हुआ, मेटाफेज सेकंड आया लेकिन फिर से रुक गया, ठीक है, मेटाफेज सेकंड पर फिर से मियोसिस रुक गया। अब वो वेट कर रहा है किसका, स्पर्म सेल्स का, कि स्पर्म सेल्स आएंगे, आगे जाके ओवम बनेगा। सिंपल समझ आ रहा है। आगे देखो, हमने बात करी है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी गैमेट। क्या क्या जरूरी है हेल्दी गैमेट्स बनने के लिए? एक तो जरूरी है कुछ हार्मोन्स का, ठीक है, कौन सा हार्मोन है आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, FSH। इसके अलावा कुछ विटामिन चाहिए। कौन कौन से विटामिन? विटामिन E और विटामिन A, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी फॉलिकल। अब मैंने अब तक आपको बताया कि ये सारे जितनी भी सेल्स ग्रो कर रही है, प्राइमरी oocyte बन रहा है, सेकेंडरी oocyte बन रहा है, ये फॉलिकल्स के अंदर है। इन फॉलिकल्स का भी तो कुछ नाम है, ये सब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो हमारा प्राइमरी oocyte तक की कहानी है, ये कहाँ चल रही है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। तो जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब स्पर्म सेल्स की एंट्री होगी तब वो जाकर ओवम में कन्वर्ट होने वाला है। चलो आगे अब बात करेंगे हम कुछ PYQs की जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले लेते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से, एट विच स्टेट ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड? कब शुरू होती है लाइफ में, बताओ मुझे आंसर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इतनी देर से हमने यही तो पढ़ा है, बहुत आसान था ये तो। हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पोलर बॉडी? अरे सेकेंड पोलर बॉडी हो चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो, फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम का काम ही क्या है? क्यों बनेंगे? नहीं बनेंगे, 0। ये तो बहुत सिंपल है और नीट का क्वेश्चन है। सोचो जरा, आपने इतना आराम से टॉपिक पढ़ा है ना कि आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे आराम से। आगे देखो, डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte रिजल्ट इन। चलो अब देखते हैं प्राइमरी oocyte का जो डिवीजन हुआ है उससे क्या क्या बना है। देखो, अनइक्वल सेल, अ स्मॉलर हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte। एक तो सेकेंडरी oocyte बनी है, अनइक्वल तो है, क्यों? क्योंकि एक सेल बड़ी बनेगी, एक पोलर बॉडी छोटी बनेगी, तो अनइक्वल तो है। तो हमारे इक्वल वाला तो पहले ही कट हो चुका है, ये तो होने ही नहीं वाला। अनइक्वल में भी स्मॉलर हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte, हैप्लॉइड है, करेक्ट है, और लार्जर डिप्लॉइड पोलर बॉडी। ना तो पोलर बॉडी लार्जर है ना ही पोलर बॉडी डिप्लॉइड है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत। आगे देखो, अनइक्वल सेल, अ लार्जर हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, इतनी बात तो करेक्ट है। एंड अ स्मॉलर हैप्लॉइड पोलर बॉडी, ये तो बिल्कुल सही है, हैप्लॉइड तो है ही और साथ साथ स्मॉलर भी है, छोटा भी है, करेक्ट है, यही आंसर। थर्ड देख लेते, जरूरत नहीं है। अ स्मॉलर डिप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ लार्जर हैप्लॉइड पोलर बॉडी, उल्टा लिख दिया, फिर से इसको लार्जर लिख दिया, दूसरी बात यहाँ डिप्लॉइड लिख दिया, ये भी गलत है। आगे देखो, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन। एग कहाँ से निकलते हैं? ओवरी के। सेकेंडरी oocyte स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज, oogonal स्टेज, मैच्योर ओवम स्टेज। इस बात का जवाब है यहां पर। देखो जरा, हमने यहां पर बोला है कि यहां पर स्पर्म की एंट्री होनी है, मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूं। मान लो इस स्टेज पर स्पर्म सेल्स एंटर करनी शुरू करी, ये आ गई स्पर्म सेल्स। तो स्पर्म सेल्स अटैक तो तभी करेंगे ना जब ओवरी से रिलीज हो जाएगा एग, और वो कौन सी स्टेज पर हो रहा है? कौन सी स्टेज पर हो रहा है बच्चों?
कौन से स्टेज पर हो रहा है? सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में कई बार पूछा गया है, बहुत बार, और हर बार अगर आप लोग गलत करके आओगे ना कोई फायदा नहीं है, फिर एग्जाम में बैठने का फायदा नहीं, इतनी छोटी सी बात अगर गलत कर रहे हो। ठीक है, सेकेंडरी oocyte पर ओवरी से एग रिलीज हुआ, उस पे स्पर्म्स ने अटैक किया, तब जाके उसने आगे कन्वर्जन किया और बनाया है ओवम। समझ आया? तो इसका जवाब हुआ हमारा कौन सी स्टेज होगी? ये होगी सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज। करेक्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग, पढ़ो इनको जरा। द रिप्रोडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन द मेल। फीमेल में ये प्रोसेस मेल से पहले शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, फीमेल के अंदर तो बहुत पहले हो गया, डेवलपमेंट के टाइम पे हो रहा है, मेल में तो प्यूबर्टी आने पे हो रहा है। अरे फीमेल तो हमारी छोरियां छोरों से कम है के, पहले से तैयारी करके बैठी है। आगे देखो, द गैप बिटवीन द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल। ये भी सही है भाई, मेल में तो प्यूबर्टी पे लगातार चलते जा रहा है, पर डे के स्पर्म्स बन रहे हैं। फीमेल में तो कितने सालों तक रुका पड़ा है ना? कितना चाइल्डहुड बीत गया, ठीक है, बर्थ हो गया, चाइल्डहुड बीत गया, चाइल्डहुड के बाद प्यूबर्टी आ गई, तब जाके आगे का शुरू होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, पहली पोलर बॉडी प्राइमरी oocyte के बनने से एसोसिएटेड है। अरे देखना जरा, पहली पोलर बॉडी ये बनी, प्राइमरी oocyte के तो ऑलरेडी प्राइमरी oocyte बन चुका है, उसके बाद पोलर बॉडी बनी है, तो पहले तो सिर्फ ग्रोथ हुई है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। प्राइमरी oocyte पहले बन गया, उसके बाद कहीं जाकर हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, तो ये बात गलत होती है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज जिसको बोलते हैं, लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये लाइन कहाँ से आई है? ये हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखोगे LH सर्ज, अभी के लिए सिर्फ याद रखना इस बात को, LH सर्ज ओव्यूलेशन करवाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं करवाता। ये बात भी गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन से सही हो गए? A एंड B, ये हो गए सही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सारे नोट्स मेरे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, PDF भी मिल जाएगी, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं इसी में अटैच कर दूंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।